गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हिंदी में हमने शुरू की थी वर्तनी। इसके 2 लेक्चर हमने डिलीवर कर दिए हैं। आज हमने इसका तीसरा लेक्चर देखना है। हम थियोरी पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एक तरह से। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे जो हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वो क्लियर नहीं होगा। मैं बता तो दूंगा कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। अगर आपको वास्तव में उसके कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर वो रटना ही हुआ ना। तो इसीलिए आप पहले 2 लेक्चर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज का हमारा पॉइंट है, स्टार्ट करते हैं विसर्ग से। विसर्ग वाले शब्दों से स्टार्ट करते हैं। इसके छोटे छोटे से कुछ रूल हैं, पहले उसको देख लेंगे। पहले कुछ शब्द ऐसे हैं जो त प्रत्यय से बनते हैं। त प्रत्यय से बनते हैं। एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। एक होता है आपका उपसर्ग और एक होता है आपका प्रत्यय। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दों के आगे लगते हैं, मूल शब्द के आगे लगते हैं। प्रत्यय वो होते हैं जो मूल शब्द के लास्ट में लगते हैं। इन सब की कहानी आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। तो तरह प्रत्यय से बने कुछ शब्द हैं जिनमें क्योंकि इसमें पहले से ही विसर्ग लगा हुआ है तो उन शब्दों में भी विसर्ग लगना ही लगना है। जैसे अंततः विसर्ग वाला है। ये बहुत कॉमन से है लेकिन चूंकि मुझे बताने हैं, पढ़ाना तो मुझे बताना ही पड़ेगा। अतः, अतः, वस्तुतः, संभवतः, अंशतः, सामान्यतः, विशेषतः, मूलतः। ठीक है, तो ये कुछ विशेष शब्द हैं जिनमें लास्ट में त उपसर्ग लगा होता है या सॉरी त प्रत्यय लगा होता है, यानी कि जिसमें विसर्ग पहले से लगा होता है। ये क्या क्या मैंने अंशतः, अंशतः। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात अगर वर्तनी में गलत करेगा तो क्या कर देगा ये इसका। जैसे मूलतः को क्या कर देगा, या तो ये हलंत लगा देगा या फिर ये क्या कर देगा, सीधा सीधा ये कर देगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये तो बहुत कॉमन है, शब्दों में आप यूज करते हैं। ये संस्कृत के शब्द होते हैं जो हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम पहला पॉइंट था हमारा। इसी में छोटे छोटे से पॉइंट है। दूसरा दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, एक है हमारे पास निस, एक है निस और एक है निहि। उपसर्ग हैं ये दोनों। निस और निहि उपसर्ग होते हैं ये। देखिए नॉर्मली क्या होता है, ग्रामेटिकली या फिर बेसिकली समझिए। निस आपका उपसर्ग होता है, निस आपका उपसर्ग होता है, निहि उपसर्ग नहीं माना गया है। अधिकतर विद्वानों ने निस को तो उपसर्ग माना है, निहि उपसर्ग नहीं माना है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो चलन में आ गए निहि की वजह से। निहि उपसर्ग वाले कुछ शब्द ऐसे हैं जो चलन में आ गए हैं। जब चलन में आ गए हैं तो इन्हें भी सही माना जाने लगा है। हिंदी एक भाषा है और भाषा में जब कोई शब्द चलन में आ गया, जब चलन में आ गया, और चलन में आने का मतलब है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है उसे आज भी लोग यूज करें तो उसे ठीक ही माने ले जाता है। लेकिन जहां निस और निहि में कंपैरिजन वाली बात आएगी तो आप निहि को नहीं चुनोगे, निस को चुनोगे, अगर दोनों में से आपको एक आंसर देना हो। जो मैं समझाना चाहता हूँ अभी समझ में आएगा धीरे धीरे से क्या कहना चाहता हूँ। तो निस और निहि उपसर्ग में निस उपसर्ग होता है, निहि उपसर्ग नहीं होता। हाँ, अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अच्छा एक कहानी समझिए। पहले तो ये कि जो निस है,
खाली अगर केवल ये दंतस्य सा नहीं होता ना, सा तीन तरह के होते हैं, हम कल पिछले क्लास में सीख चुके थे। दंतस्य सा ही नहीं होता, ये तालव्य शा के साथ भी निश होता है और ये मूर्धन्य शा के साथ भी निश होता है। एक्चुअली निस जो उपसर्ग है ये दंतस्य वर्ण के साथ लगता है, दंतस्य वर्ण के साथ लगता है। और निश जो है तालव्य तालव्य वर्ण के साथ लगता है। और निश जो है कपफ क प फ वर्ण के साथ लगता है। क्या है ये मैं अभी समझाता हूं आपको। पहले ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें निस और दंतस्य वर्ण हो, फिर दूसरा देखेंगे निश, ये तालव्य तालव्य वर्ण के साथ लगा हो, निश कपफ के साथ लगता है। क्या कहना चाहता हूं अभी समझा रहा हूं, एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे इसके। पहले लेते हैं हम लोग निस प्लस दंतस्य सा, दंतस्य वर्ण सॉरी, निस और दंतस्य वर्ण के साथ एग्जाम्पल लेते हैं। निस प्लस संकोच, निस प्लस संकोच से जो शब्द बनता है वो आपका बनेगा, देखिए स क्या है आपका दंतस्य, दांत की सहायता से बोला जाता है दंतस्य है सा। तो निस और संकोच जब हम इसे मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आधा ही रहेगा, निसंकोच हो जाएगा। निसंकोच हो जाएगा, ये आपका सही है और ये आपका नहीं संकोच, ये आपका गलत है। निसंकोच, निसंकोच सही है और नहीं संकोच गलत है। लेकिन चलन में कुछ शब्द आ गए हैं, कुछ शब्द ये वर्तन ये विसर्ग वाले कुछ शब्द जो हैं चलन में आ गए हैं, इसीलिए ये भी सही माने जाते हैं। अगर आपसे अकेले ये पूछे कौन ऑप्शन के अनुसार, अगर अकेला है तो मानना पड़ेगा आपको, लेकिन निसंकोच और नहीं संकोच अगर दोनों हैं तो आपका निसंकोच ही आंसर सही माना जाएगा। निस प्लस स्वार्थ, निस प्लस स्वार्थ, देखो तो ये तो स जो है एक ताल दंतस्य है और नी, ये आधा सा ही रहेगा, आधा सा स्वार्थ, निस्वार्थ, ये आपका सही है। देखो दो सा आधा आधा आ रहा है तो ये गलत नहीं है, ये सही है आपका। लेकिन चलन में आपका ये भी है, ये स विसर्ग में बदल जाता है, नहीं संकोच निस्वार्थ सॉरी निस्वार्थ, ये भी आपका सही है। लेकिन अगर ये अकेला है तो सही है, इसी ऑप्शन में चार ऑप्शन में अगर निस्वार्थ ये अगर आपके पास है तो ये सही है। लेकिन निस्वार्थ के साथ अगर ये है तो आप निस्वार्थ ही मारेंगे, निस्वार्थ नहीं मारेंगे। निस प्लस संदेह, निस प्लस संदेह, तो ये सही क्या हो जाएगा, निस संदेह सही आपका ये है। लेकिन चलन में आपके ये भी है, नहीं स हलंत में आ जाता, नहीं संदेह, निस्संदेह भी होगा निसंदेह भी होगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो नहीं संदेह आपका गलत हो जाता है। और आपके पास निसंतान, निस प्लस संतान, तो ये भी निसंतान ठीक है और निसंतान गलत होगा। और एग्जाम्पल ठीक, इतना ही, निसंकोच हो गया, निस्वार्थ निसंदेह निसंतान। अगला है हमारे पास
देखिए निस है तो निस ही, लेकिन वो निश में क्यों बदल जाता है एक्चुअली। निश, ये निस जो है वास्तव में, जो मैंने तीन अलग लिखाए थे ना, निस तालव्य के साथ, ये दंतस्य के साथ, तालव्य के साथ और मूर्धन्य के साथ, ये एक्चुअली वास्तव में तो निस ही होता है, लेकिन ये बदल जाते हैं इनमें। क्यों बदल जाते हैं समझाते हैं। जैसे निस है, इसके बाद अगर कोई शब्द ऐसा है जिसका प्रारंभ जो होता है तालव्य वर्ण के साथ होगा, तो ये निस निश में बदल जाता है। निस एग्जाम्पल देखते हैं, निःशुल्क। तो ये, अब चूंकि ये श आपका हमारा तालव्य श है, तालव्य श की वजह से ही निस जो होगा, स होगा, वो तालव्य श में बदल जाता है, इसीलिए ये निःशुल्क, निःशुल्क हमारा ये सही है। लेकिन चलन में आपका ये स किससे बदल जाएगा, हलंत में। चलन में आपका ये भी सही है, चलन में ये भी आ रहा है, लेकिन अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन होगी तो हम इसे सही मानेंगे और नहीं वाला गलत मानेंगे। निशब्द, निस प्लस शब्द, निस प्लस शब्द, क्योंकि तालव्य श है तो ये भी किससे बदल जाएगा, तालव्य शब्द शाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निश शब्द। ये हमारा ठीक है और ये निह शब्द हमारा गलत है। तो फिर से बता दूं, निह शब्द भी ठीक है, अगर ये अकेला ऑप्शन में है तो भी ठीक है, क्योंकि ये चलन में इतना हो गया निह शब्द। दरअसल चलन में इसलिए हो गया ना, ये दो श, आधा श, औधा श, पूरा श एक से है, इसलिए अजीब से लग रहा है, इसलिए उसकी जगह पे विसर्ग लगा देते हैं। निस प्लस छल, तो क्या हो जाएगा, छा हमारा तालव्य है, तालव्य श छल, निश्छल, ये ठीक है। लेकिन आपने निही छल नहीं पढ़ा होगा, ये निही छल तो कभी नहीं पढ़ा होगा अपना, ये तो 100% ही गलत है। निही छल कभी नहीं पढ़ा, आपने निशब्द तो पढ़ा होगा, निःशुल्क तो पढ़ा होगा, लेकिन निही छल कभी नहीं पढ़ा होगा, तो ये तो वैसे भी गलत है निश्चय। निस प्लस स्वाद, निस प्लस स्वाद, तो चूंकि ये मैंने किस में लिख दिया, ये तो श्वास, सॉरी श्वास में करना, निश्वास, श्वास सांस, तो तालव्य श, तो ये तालव्य श बदल जाता है, नी श्वास। आधा दो शाह लग रहा है तो गलत नहीं है, सही है, और निश्वास भी सही है, ये तो चल, ये आपका चलन में है निश्वास। और निस प्लस चित, निस प्लस चित, तो च है तालव्य है, निश्चित, बिना मन का, चित का मतलब मन होता है, निश वो निश्चिंत होता है जो आप सोच रहे हो। अगला एग्जाम्पल निश वाला, ये जो है निश, वास्तव में ये होता नहीं है, बदल जाता है, ये यही होता है निस, निस। अब इसमें है हमारा एग्जाम्पल निस प्लस काम, निस प्लस काम, कप अप के साथ अगर क प फ, क प फ, ये वाला वर्ड जो आपका है वो क ब या फ है, तो ये सा किससे बदल जाएगा, मूर्धन निशान बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, निष्काम। ठीक, आपने निष्काम तो 100% सही सुना है, निही काम सुना है क्या, निही काम, ये तो चलन में ही नहीं है, निही काम तो चलन में ही नहीं है, तो 100% गलत है। निस प्लस फल, इसी तरह से निष्फल तो आपने सुना होगा,
ये ग्रामेटिकली भी ठीक है और चलन में भी है, लेकिन नहीं फल तो कभी नहीं सुना होगा, ये तो चलन में भी नहीं है। निस प्लस पत्ती, निष्पत्ति, है ना, ये भी है सही। आपने तो ये कभी नहीं पत्ती तो कभी नहीं सुना होगा, ये तो चलन में भी नहीं है, 100% गलत है। निस प्लस कंटक, कंटक का कपाफ है ना, तो ये मूर्धन्य ष बन जाएगा, निश कंटक, निष्कंटक। नहीं कंटक तो कभी नहीं सुनोगा आपने। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। हम लोग क्या सुन रहे थे, विसर्ग वाले शब्द देख रहे थे। तो विसर्ग वाले शब्द में, है ना, विसर्ग वाले शब्द में हमने एक देखा त प्रत्यय वाले, फिर हमने फिर निस या फिर निहि उपसर्ग के बारे में देखा, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखना है, इसी तरह से आप दुस एक उपसर्ग है और एक दुह उपसर्ग है, ठीक। दुस उपसर्ग होता है लेकिन दुह उपसर्ग नहीं होता, लेकिन कुछ शब्दों में दुह का प्रयोग इतना हो गया कि उसे ग्रामेटिकली भी ठीक माना गया है। हम देखेंगे कौन कौन से शब्द हैं, लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए, अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम दूसरी ज्यादा अच्छा मानेंगे। अब दुस की भी वही है, दुस जो होता है, ये आपका दुस जो होगा दंतस्य शब्द के साथ दुस ही रहेगा, दंतस्य वर्ण के साथ ये दुस दुस ही रहेगा। तालव्य के साथ ये दुष्य बदल जाता है, तालव्य वर्ण के साथ ये दुष्य बदल जाएगा। और मूर्धन्य कपफ के साथ, सॉरी, क प प कपफ के साथ ये मूर्धन में बदल जाता है। एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे इसके। पहला एग्जाम्पल देखते हैं दुस वाले, किस दुस है प्लस तर, दुस्तर। तो ता था ये आपका दंता से है, तो स आधा सा ही रहेगा, दुस्तर कठिन से, मुश्किल से, मुश्किल वाला। आप इसे दुहतर नहीं कहेंगे, ये तो चलन में नहीं है, दुहतर तो आपका चलन में ही नहीं है। दुस प्लस साहस, दुस प्लस साहस, आपका सा है, तालव्य है तो तालव्य रहेगा ही रहेगा, दुस्साहस। आप इसे दुस्साहस नहीं कह सकते, दुस्साहस ये तो हमारा चलन में भी नहीं है। दुस साध्य, तो दुस्साध्य, दुस्साध्य सही है, और दुसाध्य गलत है। दुस प्लस स्वप्न, दुस्वप्न, दुःस्वप्न, ये कभी सुना होगा, दुःस्वप्न आपने सुना होगा, ये चलन में है, ठीक है। तो ये क्या था, ये सारे त सा ये हमारे कौन से दंतस्य वर्ण है, दंतस्य वर्ण के साथ सा ही रहेगा। बी पॉइंट इसका, दुस प्लस चरित्र। अब च के हमारे तालव्य है, जब तालव्य होगा तो जो स
तालव्य शा बदल जाता है। दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। आपने दुष्चरित्र नहीं सुना होगा। दुष प्लस प्रयोग, ये कहा गया, दोष प्लस शासन, शासन, तो क्या हो जाएगा तालव्य शा, तो इसके वजह से ये तालव्य शा बन जाता है। दुशासन, दुशासन, दुशासन नहीं होता। दोष शील, शील यानी करेक्टर, दुशील, दुशील नहीं होगा। अगला समझिए, दोष प्लस, अब हम कौन सा लेंगे, कपफ वाले, कर्म, क है तो दोष स किससे बन जाएगा, मूर्धन्य ष बन जाएगा, दोष कर्म, ये सही है। आपने कभी भी दो कर्म नहीं सुना होगा, गलत है। दोष प्रयोग, प कपफ वाला है हिस्सा, मूर्धन्य ष, दोष प्रयोग। आपने दुह प्रयोग नहीं सुना होगा, गलत है ये। दोष कर, दोष कर, दुह कर नहीं होगा। दोष प्राप्य, प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त जो होने वाला है आपको, तो दोष प्राप्य, दुष्प्राप्य का मतलब जो मुश्किल से प्राप्त हो। मुश्किल से प्राप्त होने वाला, दुष्प्राप्य। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। अगला पॉइंट समझिए, अभी हमने विसर्ग वाले शब्द देख रहे हैं, अगला पॉइंट समझिए, ये कौन सा पॉइंट था विसर्ग में, तीसरा, चौथा पॉइंट समझिए, विसर्ग का चौथा पॉइंट। विसर्ग के बाद कभी भी क प फ कपफ आता है, विसर्ग के बाद कभी भी कपफ आएगा तो विसर्ग का लोप नहीं होगा, विसर्ग का लोप नहीं होगा, विसर्ग वैसे के वैसे ही आएगा, अर्थात यहाँ पर संयोज, अर्थात यहाँ पर संधि नहीं होती, संधि नहीं होगी, संयोजन होगा। आपको पता है संधि तभी होती है जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक नया वर्ण बना देते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, मनः प्लस कामना, क आपका क्या कपफ वाला हिस्सा है, ये विसर्ग है आपका, तो ये बनेगा मनः कामना, ये आपका सही है। मनोकामना जो आप बोल दिया जाता है, मनोकामना पूरी हो रही है भाई, वो गलत है, मनोकामना गलत है। अधा, अधा का मतलब नीचे की ओर, अधा पतन, अधा पतन, तो ये आपका
अधः पतन हो जाएगा, अधः पतन। ये सही है। अधोपतन जो आप लिख देते हैं वो गलत है, अधोपतन गलत है। और इसी तरह से पयः, पयः का मतलब जल भी होता है, दूध भी होता है। पयः पान, पान का मतलब पीना, तो पयः पान हो जाएगा, पयः पान होगा, पयोपान नहीं होगा, पयोपान नहीं होगा। प्रातः काल, कपफ है तो प्रातः काल, प्रातः काल ही रहता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। प्रातः काल, प्रातः काल नहीं हो जाएगा। ये मनोकामना गलत, अधोपतन गलत, पयोपान गलत। पांचवा पॉइंट समझ, इसी में अभी चल रहा है। पुनर् या फिर अंतर की कहानी समझते हैं। पुनर् या फिर अंतर, और उसके बाद अघोष हो, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन होते हैं? आपने कचट तप पढ़ा होगा, कचट तप पढ़ा होगा, पूरे पंचमाक्षर पढ़े होंगे। उसमें से जो पहला पहला वर्ग होता है और दूसरा वर्ग होता है वो अघोष होता है। पढ़ा ना कचट तप वाला, क च ट त प, कावर, चावर, टावर, तावर, पावर, क ख, च छ, त ठ, त थ, प फ, ये हमारे जो है पहला वर्ग है और ये हमारा दूसरा वर्ग। वर्णमाला मैं आप नहीं पढ़ा तो पढ़ाऊंगा करके। क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये हमारा दूसरा, ये हमारे कौन से होते हैं? अघोष होते हैं। बाकी हमारे पास तीन और वर्ण बचते हैं, वो सघोष होते हैं। इसके साथ साथ हमारा तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, ये भी अघोष वर्ण होते हैं। तो पुनर् और अंतर के बाद अगर अघोष हो, अघोष वर्ण हो या विशा सा हो, तब क्या होता है? तब इस केस में ये जो आधा रहा है, स्वर रहित रहा है, इस केस में जो स्वर रहित रहा है ये किससे बदल जाता है? विसर्ग में बदल जाता है। जैसे हम पहले पुनर् के एग्जाम्पल लेते हैं। पुनर् प्लस, नहीं पहले, चलो ठीक है, पुनर् प्लस प्रसारण, पुनर् प्लस प्रसारण, ये क्या है हमारा? पा वर्ग है, अघोष, तो ये जाएगा पुनः प्रसारण। रा किससे बदल जाता है? विसर्ग में बदल जाता है। पुनर् प्रसारण, पुनर्प्राप्ति, पुनर् तो समझते हैं ना दोबारा, पुनः प्राप्ति, पुनः प्राप्ति, पुनर्शासन, पुनः शासन। अब हम देखते हैं अंतर। अंतर का मतलब होता है भी। एक शब्द होता है आपका अंतर हल के साथ, और एक शब्द होता है अंतर बिना हल के साथ। इसका मतलब होता है भी, नहीं सॉरी, इसका मतलब होता है अंदर के भीतर, भीतर सॉरी, और इसका मतलब होता है बीच में, दो लोगों के बीच में। जैसे अंतर जातीय, अंतरदेशीय, अंतर जातीय दो जातियों के बीच में, अंतरदेशीय दो देशों के बीच में। ये इसकी कहानी हम लोग देख ही रहे हैं। अंतरपुर, अंतरपुर
प आ गया, प आ गया हमारा, पहले वर्ग का है, अघोष है, तो र किससे बदल जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अंतः। अंतःपुर किसे कहते हैं, अंतर का मतलब भीतर, भीतर वाला किला, जगह, पुर, नगर। राजाओं के महल में जहां पे रानियां रखी रखी जाती थी, राजाओं के महल में जहां पे रानियां रखी जाती थी, रानियां रहती थी, अंदर की ओर रहती थी, इसलिए उस जगह को अंतःपुर कहा जाता था। अंतःपुर, अंतर करण, दी जाएगा अंतःकरण। ठीक है, ये अंतःकरण क्यों हो जाएगा अंतःकरण, क्योंकि क हमारा क्या है, क हमारा क्या है, पहले वर्ग में आता है, यानी कि अघोष, अंतःकरण। अंतर स्राव, क्या हो जाएगा, अंतःस्राव, भीतर ही भीतर रिसाव होना, जैसे ब्लड निकल जाता है अंदर अंदर भी, खून खून बह रहा है अंदर अंदर, इसे कहते हैं अंतःस्राव। और कोई, हाँ, अंतर साक्ष्य, अंतः साक्ष्य, ये आपको जानना इसलिए भी जरूरी है, तो अंतः अगर आपसे पूछा था अंतःपुर में कौन सा उपसर्ग है, अंतःकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो आप अंतः न लगा देना, अंतः नहीं है, क्या है, अंतर है, अंतः साक्ष्य। ठीक है, अब यही समझिए, ये है हमारे पास अंतर, और मुझे जोड़ना है इसमें यामी। यामी में या हमारा अघोष नहीं है, सघोष है। अघोष कौन थे 12 नंबर अघोष था हमारा, और तीनों स हमारे अघोष थे। यामी हमारा क्या, सघोष है। जब सघोष होगा तो र का लोप नहीं होता, ये ऐसा ही लिखा जाएगा, तो ये अंतर, र चूंकि आधा है, रेफ राग के रूप में बदल जाता है, अंतर्यामी, अंतर्यामी। अब इसे ऐसा नहीं लिखना है, अंतः यामी नहीं हो जाएगा, अंतः यामी नहीं, ये गलत है। और एग्जाम्पल होंगे, अंतर प्लस गत, ये हमारा क्या है, सघोष है गत, तो अंतर, अंत, र आधा है चूंकि, तो रेफ राग के रूप में आ जाएगा, अंतर्गत। ये बड़ी बार पूछा गया है, अंतर्धान, अंतर्धान, र कहा जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंतर्धान। देखिए वर्तनी में ये बहुत बार पूछा गया है, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। अंतर्धान मतलब गायब होना, जानते हैं आप लोग। और भी अच्छा एग्जाम्पल, अंतरिक्ष, अंतर प्लस इक्ष, ये भी ठीक है, और ईक्ष भी ठीक है, यानी कि कहीं कहीं पे आपको, देखिए ई जो है इसे पूरा कर देगा, कहीं कहीं पे अंतरिक्ष, छोटी ई वाला है तो अंतरिक्ष, ये भी सही है, और अंतरिक्ष भी सही है, ये भी सही माना जाता है, ये भी सही माना जाता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मैं तो इसको सही मानूंगा। अच्छा, मैंने अभी किसके एग्जाम्पल लिए थे, अंतर के, अब पुनर के एग्जाम्पल लेते हैं। जब पुनर के तो ले चुके थे,
ठीक है, पुनर के तो मैंने बता दिए थे आपको। कुछ एक एग्जाम्पल और है पुनर के, वो भी देख लीजिए। पुनर प्लस जन, पुनर प्लस जन, और र है और ज आपका एक और दो में नहीं आता। किसमें आता? एक और दो में नहीं आ रहा है, तीसरे चौथे पांचवें वर्ग में से किसी आ रहा है। तो पुनर्जन आपने पढ़ा होगा, ये तो ऐसे ही लिखा था, र कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, पुनर्जन। पुनर प्लस आदि, अपि, सॉरी, पुनर प्लस अपि। देखो पुनर का मतलब होता है भी, सॉरी, पुनर का मतलब होता है फिर, पुनर का मतलब फिर, और अपि का मतलब होता है भी। पुनर का मतलब होता है फिर, दोबारा वाला फिर, और अपि का मतलब भी। तो ये बनेगा पुनर्, इसको अ को पूरा, आ जो है स्वर है रो को पूरा कर देगा, तो पुनर्पि, पुनर्पि यानी फिर भी, इसको पढ़ेंगे फिर भी। मुझे नोट्स का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि एग्जाम्पल अच्छे अच्छे ले लेना मुझको। पुनर् प्लस अवलोकन, मैं नोट्स का सहारा ले लूंगा तो कुछ अच्छे एग्जाम्पल छूट जाएंगे ऐसे ही। पुनर् प्लस अवलोकन, ये और इसको पूरा कर देगा, है ना? तो ये बनेगा पुनर्वलोकन। कई बार आ चुका है, क्यों आ चुका है? क्योंकि ये तो ठीक है, क्योंकि ये पुनर्रा कर देता है, पुनरावलोकन कर देगा, जो गलत है। और इस आधे को, आधे रा को पूरा करता है, इसलिए पुनर्वलोकन हो जाता है, पुनरावलोकन नहीं होगा। अच्छा, एक और है, पुनर् प्लस उक्ति। उक्ति का मतलब कहना, कथन, फिर कहना। ऊ इसे पूरा करेगा और मात्रा बनाएगा, पुनरुक्ति। छोटा ऊ है, छोटा ऊ के लिए मात्रा ऐसे लगती है, पुनरुक्ति। एक कथन फिर से कही गई, पुनरुक्ति। पुनर् प्लस निर्माण, तो ये बनेगा आपका पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण आपका ये सही है, पुनः निर्माण अगर कह दे, पुनः निर्माण, ये आपका गलत है। अच्छा, अगर ये दोनों अलग अलग है, पुनः निर्माण, तो एक तरह से सही माना जाएगा। लेकिन अगर इसे एक शब्द बनाया गया है, पुनः निर्माण, तो ये गलत है। तो पुनर्निर्माण आपका ये सही है। एक और पुनर्विचार, पुनर्विचार, तो ये बनेगा पुनर्विचार, ये ठीक है। पुनः विचार ये गलत है, पुनः विचार ये गलत है। और कोई अच्छा एग्जाम्पल हो गया? ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द बचते हैं, जैसे दुख। दुख, इससे विसर्ग लगा होता है। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए इसमें दुख में कौन सा उपसर्ग है, तो इसे ऐसे आप तोड़े दो, दुह, दुस प्लस ख, इसमें दुस उपसर्ग है। दुख है आपका क्रमशः है, क्रमशः है, क्षय है, अतः है। ये विसर्ग वाले शब्द है जिन्हें विसर्ग लगता ही लगता है। क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये हमने देख लिया। कहाँ कहाँ नहीं लगता ये भी देख लिया।
अगला पॉइंट, हल वाले शब्द हलंत क्या रहते हैं? हलंत बना किससे है? हल प्लस अंत, यानी ऐसे शब्द जिसके अंत में हल लगा हो, ऐसे शब्द जिसके अंत में हल लगा हो। जिनके अंत में हल लगा हो। हाँ, कुछ एग्जाम्पल समझिए। अर्थात, ये ये जानते हैं जैसे आप लोग हलंत बोलते हैं, हलंत ये एक्चुअली ये हलंत नहीं होता, इसे बोलते हैं हल। हलंत इस शब्द को कहते हैं। ये शब्द कैसा है? हलंत शब्द है, क्योंकि इसमें हल लगा है। अर्थात ये संस्कृत के शब्द है, सीधे सीधे वैसे ही इसका यूज किया जा रहा है। तत्सम शब्द अर्थात, अकस्मात अचानक, अकस्मात, आपत, आपत का मतलब विपत्ति होती है, आपत, आयुष्मान, आयुष्मान, जगत, पश्चात। ये बड़े कॉमन शब्द हैं जिनमें हलंत लगे होते हैं, हल लगा होता, सॉरी। पूर्ववत, पृथक, परिषद, संसद, भगवान, भाग्यवान, शक्तिमान, वरन, महान, सम्राट, भाषाविद, कदाचित, किंचित, श्रीमत, श्रीमान, निष्ठावान, वरन, सम्राट, विराट, विद्युत, बिजली, विद्युत, विद्वान हो गया, विद्वान, विधिवत, महान, बुद्धिमान, हनुमान, हनुमान जी भी भाई, हनुमान, छूटा नहीं छूटा, सन, इंपॉर्टेंट है ये आपका भी, सन। ठीक है, अब समझिए कुछ एक कहानी, मैं समझाता हूं आपको। मान की कहानी और वान की कहानी क्या, मान की कहानी क्या है, वान की कहानी क्या है। पहली बात तो ये पुल्लिंग शब्द की पहचान है, यानी ये पुल्लिंग शब्द के साथ लगते हैं। जैसे अब मान और वान में भी डिफरेंस है। पहले मैं मान के एग्जांपल लिखता हूं, फिर वान के लिखता हूं। श्रीमान, बुद्धिमान, शक्तिमान, हनुमान। ठीक है, अब मैं इधर लिख रहा हूं वान के एग्जांपल। निष्ठावान,
दयावान, मूल्यवान, भगवान, भाग्यवान, रूपवान। ठीक, अब समझिए, इनको आप ऑब्जर्व कीजिए। निष्ठा प्लस वान से बना है आ, दया प्लस वान से बना है आ, मूल्य प्लस वान से बना है आ, भगवान भग अ, भाग्यवान अ, रूप अ, यानी कि इनमें जो अ होगा या फिर आ पे खत्म होंगे, इन्हें अकारांत या फिर आकारांत कहते हैं। ऐसे शब्द जो आ पे खत्म होंगे उन्हें अकारांत कहेंगे, ऐसे शब्द जो आ पे खत्म होंगे उन्हें आकारांत कहेंगे। तो आकारांत के साथ वान लगता है, और इनको छोड़कर बाकी देखो, श्री ई है, बुद्धि ई है, शक्ति ई है, ऊ है, अन्य के साथ क्या लगता है, मान लगता है। अन्य के साथ क्या लगेगा, मान। ये मान वाले हैं। देखिए ध्यान समझिए, ये आकारांत है निष्ठा, ये दया आकारांत है, मूल्य अकारांत है, मूल्य। यहां जो कैसे बना होगा आपका, यह कैसे बना होगा, ऐसे तो बना होगा। तो ये अकारांत है, भग भग भग, ये कैसे बना होगा, ग कैसे बना होगा आपका, ग प्लस ओ से तो बना होगा। तो ये अकारांत है, भाग्य अकारांत, रूप अकारांत, इसके साथ वान का प्रयोग होता है। देखो श्री ई कारांत, बड़ी ई पे खत्म होता है ई कारांत, बुद्धि छोटी ई पे खत्म हुआ है इकारांत, शक्ति इकारांत, हनु उकारांत, ऊ पे खत्म है, इनके साथ क्या लगता है, मान लगता है। ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द। तो मान और वान किसकी पहचान है, पुल्लिंग शब्दों की पहचान। अब स्त्रीलिंग पे आते हैं। मान का स्त्रीलिंग क्या होता है, मति, और वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, वती। ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान। जैसे पहले इसके लिए लेते हैं, बुद्धिमती, बुद्धिमती, स्त्री के लिए ले बुद्धिमती, बुद्धिमती कौन कौन सकते, श्रीमती, श्रीमती, शक्तिमती आ चुका है, शक्तिमती के बारे में पूछा जा चुका है। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, शक्तिमती। वती के लिए ज्ञानवती, ज्ञानवती। और अकारांत है, देखिए ध्यान से, ये सब क्या है, इकारांत, इसलिए मती लगा है, ई कारांत मती लगा है, इकारांत मती लगा है, ज्ञानवती ज्ञान अकारांत है, भाग्य भाग्यवती अकारांत है, ये अकारांत, प्रभावती आकारांत है, भगवती आकारांत है। ये सब क्या है, अ या फिर आकारांत, और ये अन्य। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी। रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखा है आपने, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, मैथ्स का टीचर हूँ, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। थोड़ी सी बहुत गलतियां हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।